हेलो जी, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और सब अपने घर पे सेफ होंगे। और फाइनली मेरा एक ड्राफ्टिंग का टॉपिक बचा था, सर्विस एग्रीमेंट। जो मेरा पहले मतलब पर चांस आई डोंट नो कैसे मतलब वो मेरा लेक्चर डिलीट हुआ, वो और एक ई कॉन्ट्रैक्ट का मेरा लेक्चर डिलीट हुआ था। बट लीव ऑल थिंग, जो भी मतलब रहा और नहीं रहा। और मैं मतलब बिल्कुल एंड मोमेंट पे बिल्कुल लास्ट में जाके आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब इसमें मुझे ना कोई मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि ठीक है, अगर मैंने 99.9% सिलेबस कंप्लीट कर दिया और लास्ट में अगर एक या दो टॉपिक मेरा ड्राफ्टिंग का बच गया है, पर चांस अगर मतलब वो लेफ्ट आउट रह गया तो और मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना भी याद नहीं रहा, तो मतलब इसके लिए कोई मुझे ऐसा मतलब इशू नहीं है। तो ठीक है, मतलब फाइनली जो भी है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसका ड्राफ्टिंग का। चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक छोटा सा टॉपिक सर्विस एग्रीमेंट आज ही स्टार्ट करेंगे और आज ही हम इसको ख़त्म करेंगे। और मतलब मैं इतना बोलने वाला हूँ, मतलब अपनी बुक कॉपी को थोड़ा फॉर द टाइम बिंग साइड रख दो और काफ़ी एंजॉय करने वाले हो इस टॉपिक के अंदर। और मतलब जो भी क्लचेज होंगे आपके माइंड पे, जो भी इस टॉपिक को लेके जो भी क्वेश्चनिंग होंगी, उम्मीद है सारी की सारी मैं आपकी कवर करूंगा इसके अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं सर्विस एग्रीमेंट। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, वर्ड क्या है एक बार मेरे साथ बस देख लो। लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। सर्विस एग्रीमेंट। ऑल्दो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ महा रिविजन, बट येस, मैं इसको एज अ रिविजनरी टॉपिक के रूप में मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। डन। तो सर्विस एग्रीमेंट, जैसे कि नाम से क्या सर हम इसको एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, डेफिनेटली बोल सकते हैं हम इसको। जब मैंने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया तो मैंने ना आपको एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ना कुछ डिफरेंसेस भी बताए थे। बट फिर मैंने बाद में क्या बोला था, हम इन दोनों टर्म्स को पैरेलली यूज कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं, एक के बिहाफ पे दूसरा और दूसरे के बिहाफ पे पहला। ऑल्दो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस होता है। सेक्शन 2 क्लोज ई स्मॉल ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद एग्रीमेंट, बट सेक्शन 2 क्लोज एच डील्स विद द कॉन्ट्रैक्ट। all agreements are contract but all contracts, sorry, all contracts are agreement but all agreements are not। ये सबको पता है बेसिक रूल। बट यस, मैं बोल सकता हूं फॉर दिस, फॉर द perspective ऑफ ड्राफ्टिंग पेपर, वी कैन से दैट सर्विस एग्रीमेंट और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बोथ वी यूज बोथ टर्म्स साइमल्टेनियसली। है ना? चलो एक चीज हमें क्लियर हुई। अब सर हम वर्ड पे आते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस। देखो यहां वर्ड सीधी सीधी ना सर्विस के अंदर अगर हम बात करें, दो चीजों से हमें निकल के आता है सर। एक तो एम्प्लॉयर जो मालिक होगा, और जो सर्विस देगा, सर्विस प्रोवाइडर होगा, हम उसको लॉ की नजरों में या फिर इन जनरल लेमन तरीके से हम इसको बोलते हैं एम्प्लॉई। बट एक चीज हमने पढ़ी थी डूज डोंट्स, वहां हमने पढ़े थे डोंट्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जो मैंने रिवीजन क्लास भी यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है, कि सर हम तो दोनों ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे जो फोनेटिकली सेम हो, सुनने में सेम हो, बोलने में सेम हो, कहीं ना गलती होने के चांसेस हैं। एम्प्लॉयर की जगह एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की जगह एम्प्लॉयर लिखने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए हम जनरली यहां एम्प्लॉयर वर्ड यूज कर लेते हैं, और यहां हम जनरली वर्ड मैनेजर या जो भी उस पर्सन की एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन है, जनरली हम ऑपरेटिव पार्ट में उसको जनरली बार बार रिपीट करते हैं उसका। अब बात करते हैं सर सर्विस एग्रीमेंट का मतलब ज्वाइंटली क्या होगा। इतना समझ में आ रहा है सबको? सर सर्विस एग्रीमेंट का मतलब क्या, मैं इतना बोल सकता हूं, सर्विस एग्रीमेंट एक वो एग्रीमेंट है, एक वो पेपर है, एक वो डॉक्यूमेंट है, एक वो कॉन्ट्रैक्ट है जो डील्स करता है, जो डील करता है किसको? टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपके वहां काम करने के क्या क्या नॉर्म्स हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कितनी आपको पे स्केल मिलने वाली है, कितने आपके अलाउंसेस हैं, कब आपको सैलरी मिलेगी, किन कंडीशंस पे आपको वहां से हटा दिया जाएगा, कितने दिन के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, कब आपको अपॉइंट किया गया है, ये सारी चीजें, कौन से लॉज आपको गवर्न करेंगे। ठीक है, आपको लीव मिलेगी तो क्या आपको अर्न लीव मिलेगी, अनअर्न्ड लीव मिलेगी, कितनी लीव आपके अलाउड है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, वो सारी चीजें, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, वो पेपर जो डील करता है इनको, उसका नाम है सर्विस एग्रीमेंट। लेमन तरीके से तो ये बोल दिया। देखो जो बुकिश लैंग्वेज है, अब मैं उसको थोड़ा सा आपके सामने बताना स्टार्ट करता हूं
इन जनरल तो ना एक बात बोलते हैं, देखो सब बोलते हैं, जैसे कि सर्विस एग्रीमेंट नाम से ही पता लग रहा है, जैसे कि और एग्रीमेंट एनी अदर एग्रीमेंट, उसी तरीके से सर्विस एग्रीमेंट भी है। कोई मतलब इसमें ना एक ऐसा, जैसे हम विल वगैरह की अलग से ड्राफ्टिंग करते हैं, पावर ऑफ अटर्नी की अलग से ड्राफ्टिंग करते हैं, जिसके लिए अलग से कुछ वर्ड्स हमें रिटेन करने होते हैं, ऐसा इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं। बट यस, एक चीज ध्यान रखना, सर्विस एग्रीमेंट में क्लियर कट पेपर होता है जहां हम एक्सप्रेसली बताते हैं, क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं क्या हमारी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, किन किन शर्तों पे, किन किन कंडीशंस पे हम, मैं क्या बोल सकता हूं इसको, एक तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस को कोवेनेंट्स, क्या क्या हमारे कोवेनेंट्स हैं जो भी हमारे डीड का पार्ट बनेंगे, उसके बारे में बात की जा रही है। जनरली टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर हम क्या बोलेंगे, सर हम ना जो भी हमारे बीच में काम करने की कंडीशंस होंगी उनको हम क्लियरली, एक वर्ड यूज किया गया, डेफिनेटली फिक्स्ड करेंगे। वो सारे कोवेनेंट्स को, टर्म्स एंड कंडीशंस को हम क्या करेंगे, डेफिनेटली फिक्स्ड करेंगे, या फिर एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड करेंगे। तो सर हम क्लियरली एक्सप्रेस्ड करेंगे, फिक्स करेंगे, इसका मतलब एक चीज हमें ना, हमने सबने एक चीज सुनी होगी, देखो मेरे साथ इस चीज को पढ़ो सर, हमने ना एक चीज सुनी है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो इंप्लाइड बाय लॉ होती हैं, और इसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं प्रिज्यूम्ड बाय लॉ। प्रिजम्पशन है कि सर ये तो अगर हम ना भी बोले ना तो इंप्लाइड है, अगर मैं आपको कोई भी लेक्चर दे रहा हूं तो इंप्लाइड है, अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं दैट मींस ये फीस होगी, इसकी इंप्लाइड है। इसके लिए मैं अलग से क्या मेंशन करूं, मुझे फीस दे दो, मुझे फीस दे दो, मैं क्या मेंशन करूं, इंप्लाइड है भाई। आप क्लासरूम में फेस टू फेस क्लासेस में आगे बैठ रहे हो तो उसकी फीस होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट तो है नहीं, इंप्लाइड है। बट यस सर, अगर हम बात करें सर्विस एग्रीमेंट की तो उसमें बोल रहे हैं ये एक जनरल एग्रीमेंट में, जैसे हम जनरली जो भी चीज इंप्लाइड बाय लॉ, प्रिज्यूम्ड बाय लॉ, प्रिजम्पशन बाय लॉ होती है, उसको हम क्या नहीं करते, मेंशन नहीं करते जनरली, इन जनरल ऐसी चीजों को हम मेंशन नहीं करते। बट इन केस ऑफ, नोट इन केस ऑफ सर्विस एग्रीमेंट, सर्विस एग्रीमेंट के केस में तो सर हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं सर, हर चीज डेफिनेटली क्लियरली एक्सप्रेस्ड करेंगे, और ये सारे मैटर्स जो हमारे ऊपर मैंने आपको कुछ बताए थे, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ग्राउंड्स किन पे हमें टर्मिनेट कर दिया जाएगा, वो तो करेंगे करेंगे, उसके अलावा भी जो भी मैटर्स हो सकते हैं सारे के सारे हम सर्विस एग्रीमेंट के अंदर डालेंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं सर, सर्विस एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो अपने आप में कंप्लीट कोड है, क्या बोल दिया सर, कंप्लीट कोड है, किसके बारे में, जो भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को डील करता है, दैट इज ओनली अ कंप्लीट कोड। बाद में कोई भी ऐसा स्पेस मत छोड़ो जिसके ऊपर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो। तो अगर डिस्प्यूट होता है तो वो भी बता दो कहां जाएगा, इन केस ऑफ डिस्प्यूट तो कहां जाएंगे सर, आर्बिट्रेशन में जाएंगे, या हम ऐसा करेंगे। तो सारी चीजें स्कोप, नो स्कोप फॉर डाउट, नो स्कोप फॉर डिस्प्यूट, फ्यूचर में मत छोड़ो, वो सब कुछ कंप्लीट कोड बना के उसके अंदर डाल दो। सर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, आपकी बुक में भी कहीं नहीं मिलेगा, मॉड्यूल में भी कहीं नहीं मिलेगा, इन केस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई एग्रीमेंट, दैट मींस सर्विस एग्रीमेंट एंड लॉ, तो विच प्रिवेल, कौन सा किस पे प्रिवेल करेगा। अगर मेरा क्वेश्चन, माय क्वेश्चन इज दैट, एक मिनट के लिए अपना माइंड सोचो, अगर लॉ बोलता है, फॉर एग्जांपल लेबर लॉज, देखो अभी मैं ना सीधा सीधा एक एग्जांपल लूंगा, लेबर लॉज बोलती हैं कि हमें ना मतलब कोई भी ऐसा लाइक कुछ सिंपल से एग्जांपल लेता हूं मैं, हाँ लेबर लॉज बोलते हैं कि आप ना रात को, सुबह मॉर्निंग में 6 बजे से पहले कोई भी फीमेल और रात को 10 बजे के बाद कोई भी वर्क नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन कोई फीमेल अपनी मर्जी से फैक्ट्री के अंदर वर्क करती है, तो फैक्ट्रीज एक्ट बोलता है वो टोटली मतलब लो बोलता है, लो की नजरों में वो गलत है। लेकिन अगर कोई भी फीमेल बोलते है सर मैं तो आपके साथ एग्री हूं करने के लिए, तो आप बताओ अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा कुछ लिख दिया तो क्या लो प्रिवेल करेगा या कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेल करेगा, इनकेस फ्यूचर में चलकर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। सर सीधी सीधी बात है, लो के ऊपर चिचरी लॉज है, लेबर लॉज के ऊपर हमारा सर्विस एग्रीमेंट नहीं जाएगा। भले ही एम्प्लॉय ने भी बोल दिया हो कि आप मान जाओ, मतलब एम्प्लॉय भले ही कंसीडर कर लिया कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हूं, वट एवर द केस मे बी, बट लॉ की नजरों में रह के विद इन द लॉ, विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ हमें करना। सर एक चीज और सामने आती है इस एग्रीमेंट के अंदर ना, हम क्या करेंगे, हर चीज मेंशन करेंगे, लाइक बोथ, इस एग्रीमेंट के अंदर हम क्या डालेंगे, बोथ अफर्मेटिव एक्ट भी डालेंगे, दैट मींस पॉजिटिव, क्या करना चाहिए, विच शुड बी डन, एक्ट्स डिस्क्राइब करेंगे,
डिस्क्राइबिंग द एक्ट्स एंड ड्यूटीज टू बी, जो करनी है आपको, परफॉर्म्ड। इसके साथ साथ और एज वेल एज, सर क्या करना है वो भी बताएंगे, नेगेटिव, एज वेल एज नेगेटिव एक्ट्स बताएंगे, क्या आपको नहीं करना। अफर्मेटिव एक्ट भी बताएंगे और नेगेटिव एक्ट्स के बारे में भी बताएंगे। अच्छा सर, ये कब नहीं करना, क्या क्या आपको, डिस्क्राइबिंग द एक्ट्स एंड ड्यूटीज विच, एक्ट्स विच शुड, आपको नहीं करना चाहिए, विच शुड नॉट बी डन। अब ड्यूरिंग द सर्विसेज भी, मतलब जब आप एम्प्लॉय हो, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जब आप हो, और या एंड हो भी सकता है इसके साथ साथ भी और इसके बाद भी, और हो सकता है उसके बाद आप ओपन भी हो, और ये क्या है, आफ्टर। बता रहे समझ में? तो प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी आप हमारे नॉट टू डाइवर्ज सीक्रेट्स, जो भी आपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपने पता लगाए हैं, उसको बाहर जाके नहीं फैलाओगे। क्या मैं इसको रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट बोल दूं? बहुत प्यारी चीज है, रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स। दैट मीन्स आप ये काम एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब आप यहां जॉब कर रहे हो तब भी नहीं कर सकते हो, और आप ये काम आप बाद में भी नहीं कर सकते हो, रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स। बट एक चीज और, सबने ने एक बात सुनी होगी, कोई भी रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट अगर आप लगा रहे हो, पहले बात तो उसको क्लियरली, यूजुअली आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई आप है ना एम्प्लॉयर के ट्रेड सीक्रेट्स, एम्प्लॉयर के बारे में डाइवर्ज इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन बाहर जाके नहीं करोगे। जो काम ने आपने एम्प्लॉयर के साथ कर रहे हो, बाद में मार्केट में सेम काम आप उसके सामने ओपन करके नहीं बैठोगे। जनरली हम लगा देते हैं कंडीशंस, बट ये ड्राफ्ट करते टाइम पे, रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट को ड्राफ्ट करते टाइम पे, इसकी ड्राफ्टिंग के टाइम पे बहुत केयरफुली आपको ड्राफ्ट करना होगा। क्यों? कहीं गलती से कोई भी ऐसी कोवेनेंट ना डाल दो जो इलीगल ना हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेक्शन 27 क्या बोलता है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या बोलता है सर? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। मैं अगर आपको कोई भी काम करने से, व्यापार करने से रोकता हूं, तो वो अपने आप में इलीगल एग्रीमेंट हो जाएगा, सेक्शन 27 बोलते हैं। तो कोवेनेंट लगाते टाइम पे भी थोड़ा सा ध्यान रखें। देखो सर, एक तो मैंने आपको बता दिया अफर्मेटिव क्या करना है और क्या नहीं करना है, यानी रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट। एक मैंने आपको ना अभी अभी बताया था, इफेक्ट ऑफ लेबर लॉज, यानी कोई भी लॉज का इफेक्ट ऑफ लेबर लॉज क्या होने वाला है। सर अगर कोई भी लेबर लॉज के बीच में और आप उनको फॉलो करोगे सारे के सारे लेबर लॉज को वाइल ड्राफ्टिंग सर्विस एग्रीमेंट, अगर आप कोई भी डिफॉल्ट करते हो तो लेबर लॉ प्रिवेल कर जाएगा। ठीक है ना? तो इसी में ही और क्या पॉइंट हो सकता है? अफर्मेटिव नेगेटिव एक्ट हो गया। जैसे कि अदर एग्रीमेंट्स के अंदर आप प्रिजम्पशन वाले पॉइंट्स को छोड़ देते हो, इसमें आपको एक्सप्रेसली डालना होगा कंप्लीट कोड, और एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जो राइट्स और ड्यूटीज को डिस्क्राइब करेगा। और क्या पॉइंट हो सकते हैं? नथिंग लेफ्ट टू बी प्रिजम्पशन, अफर्मेटिव, मतलब बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब कुछ कोवेनेंट्स जो हम इसके अंदर, कुछ बेसिक पॉइंट, देखो ये पॉइंट ध्यान से सुन लेना, यही हमें ड्राफ्टिंग करते टाइम पे, मतलब हमें इन्हीं पॉइंट्स को ऊपर अपने अपने कोवेनेंट्स बनाने हैं, इन्हीं पॉइंट्स को हमें ऑपरेटिव पार्ट का बेसिकली ऑपरेटिव पार्ट के पार्ट बनाना है। ठीक है? पहला पॉइंट, एक मैं आपको अगर पॉइंट वाइज लेके चलो, मैं आपको चलो पॉइंट वाइज, जो आपको बुक में भी कंफर्टेबल आपको फील होगा, क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, पॉइंट्स टू बी नोटेड, मतलब बेसिकली इन पॉइंट्स को ध्यान देना है। देखो सर, टाइम और पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब टाइम और पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सर क्या मैं बोल सकता हूं आप मेरे पास 6 महीने के लिए जॉब करो, या फिर मैं बोल दूं आप मेरे पास जॉब कर लो? दोनों बातों में क्या डिफरेंस है? सर हो सकता है जो ये टाइम है या जो पीरियड है ये डेफिनेट भी हो और इनडेफिनेट हो। अच्छा, क्या मैं इनडेफिनेट के अंदर बोल दूं? दो बातें होंगी, या तो नो पीरियड फिक्स हो, भाई मैंने कोई पीरियड फिक्स ही नहीं किया,
नो पीरियड इज फिक्स्ड, कोई भी पीरियड फिक्स नहीं किया हम दोनों ने। और दूसरा क्या हो सकता है, और एन, क्लियरली बोल रहा हूं, इनडेफिनेट पीरियड इज फिक्स्ड। दैट मीन्स मैं बोल रहा हूं हम जब तक मैं आपको जॉब पे रखूंगा जब तक हम चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, सो लॉन्ग एज द पार्टीज रिस्पेक्टिवली प्लीज, दैट मीन्स जब तक वो इस टाइप की लैंग्वेज हो तो भी हम उसको इंडेफिनेट मानेंगे, या तो कोई भी पीरियड कोई फिक्स नहीं किया है, इंप्लाइड है। इस वाले केस में इंप्लाइड है सर कि आप जब तक एम्प्लॉय नहीं चाहता, और एन इंडेफिनेट पीरियड इज फिक्स्ड, दैट मीन्स आपने डिस्कस किया है कि सर, और ऐसे कुछ लैंग्वेज लिखी है कि जब तक हम चाहें, जब तक मतलब हम दोनों चाहेंगे जब तक चलते रहें। सर देखो एक चीज ध्यान रखना, डेफिनेट का मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें डाल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर, अब सिचुएशन क्या होती है, आफ्टर लैप्स ऑफ 5 ईयर, वेट फॉर अ व्हाइल, आफ्टर लैप्स ऑफ 5 ईयर, इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या आएगा, ऑटोमेटिकली टर्मिनेशन। सही बात है ना, ऑटोमेटिकली टर्मिनेशन हो जाएगा। बट सर प्रॉब्लम आएगी इन पॉइंट्स में, इन केस में टर्मिनेशन कैसे होगा, बड़ी सोचने वाली दुविधा है ये तो। मतलब सर सोचने वाली बात है, अब सर टर्मिनेशन कैसे होगा, अब तो जिंदगी भर के लिए आप बंध गए दोनों, इसका मतलब नहीं। इस केस में ना एक प्रोविजन आता है, दो बातें होंगी देखो। फर्स्ट वन इज रीजनेबल नोटिस का प्रोविजन आपको इसके अंदर मेंशन करना होगा। दैट मीन सर दोनों पार्टीज रीजनेबल नोटिस देके हम एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। क्या, बाय वे ऑफ रीजनेबल नोटिस, टर्मिनेशन होगा बाय वे ऑफ रीजनेबल नोटिस। अब सवाल ये पैदा होता है सर, व्हाट इज रीजनेबल पीरियड, व्हाट इज रीजनेबल नोटिस। सर कितने दिन पहले दें, रीजनेबल नोटिस का मतलब कितने दिन पहले हम उसको एक प्रायर नोटिस दें, बोथ पार्टीज। अब देखो सर इसका आंसर ना, देखो ऑल्दो कोई फिक्स नहीं मैं बोल सकता, इसका आंसर क्या है, वेरीज करता है, वेरीज फ्रॉम कैरेक्टर या नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भाई जिस टाइप की आपके एम्प्लॉयमेंट है, जनरली उस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, और जनरल कस्टम क्या चल रहा है वहां, वही मैं बोल रहा हूं ना, कस्टम क्या चल रहा है आपका, रीति उस इंडस्ट्री के अंदर क्या चलता है, वो भी चीज डिपेंड करते हैं। और जनरली वो कितना चलता है सर, जनरली 15 डेज टू 6 मंथ का ट्रेंड आपको इंडस्ट्री में देखने को मिल जाएगा। डिपेंड करता है सीमेंट इंडस्ट्रीज, एजुकेशन इंडस्ट्रीज एंड ऑल दैट। इतना समझ में आ रहा है। अगर कुछ भी चीज डेफिनेट नहीं की गई है तो इन केसेस में क्या होगा सर, टर्मिनेशन होगा बाय वे ऑफ रीजनेबल नोटिस। रीजनेबल नोटिस या तो आपने लिख दिया इसके अंदर सर कि सर अगर इन केस, अब जनरली हम इस वाले पॉइंट को, रीजनेबल नोटिस को भी जनरली हम इसको मेंशन करना चाहिए। एक अच्छी ड्राफ्टिंग बोलते हैं जनरली मेंशन कर दो हाउ मच टाइम पीरियड पहले, और हमें इसको देना होगा। सर ये नहीं, रीजनेबल नोटिस भी देना है और ये कहां देना है, वेयर यानी प्लेस, वो भी मेंशन कर दो इसका। अरे बात समझ में, कहां देना है, एम्प्लॉयर को अगर देना है, एम्प्लॉय को, दैट मीन्स मैं आपको हटाना चाह रहा हूं एम्प्लॉय को, तो मैं उसके हाउस पे दूं। दैट मीन्स अब इसमें भी दो बातें होंगी, अगर एम्प्लॉयर दे रहा है या एम्प्लॉय यानी मैनेजर दे रहा है। अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तो किसके कहा देगा, एट हिज
रेजिडेंस, उसे घर पे देगा एम्प्लॉय के। अगर एम्प्लॉय देगा तो कहां देगा? एट हिज वर्क प्लेस ऑफ बिजनेस। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। कितने दिन पहले देना है, टाइम पीरियड भी बता देना है, जनरली मेंशन कर देंगे टाइम प्लेस। समझ में आ रही है बात? और ये भी इसमें डाल दो कि रिटर्न में होना चाहिए। ठीक बात? पक्का पक्का समझ में आ रहा है ये वाला पॉइंट भी? तो उम्मीद है सबको ना ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा कि सर टाइम और पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें मैंने ना 2 पॉइंट कवर कर दिए। इसमें मैंने, अगर आपको टर्मिनेट करना है तो उसके बारे में भी डाल दो, टाइम पीरियड और टर्मिनेशन का भी इसके अंदर आप पूरा पूरा पक्का पक्का डाल दो। समझ में आ रही है? बिल्कुल पक्का, डन। तो नेक्स्ट पॉइंट, यानी 2 पॉइंट इसके अंदर मैंने कवर कर दिए आपके। फिर एक थर्ड पॉइंट आप और क्या इसके अंदर मेंशन कर लो, रेम्यूनरेशन एंड अदर परक्विजिट्स। सर इसका मतलब क्या होगा? सैलरी वाला चैप्टर पढ़ा है? देखो अंदर अगर आपको कुछ लिखना है, सिर्फ 5 मार्क्स में आ जाए तो वहां से उठा लेना है टैक्स का। बट यहां मेरा कंसर्न कहने का मतलब क्या है, सर रेम्यूनरेशन जो होगी हमारी वो मे बी फिक्स्ड। अब वो डिपेंड करता है आप लोगों के बीच में, मंथली सैलरी और फीस और कमीशन भी हो सकता है, और फिक्स्ड मंथली सैलरी प्लस फीस प्लस कमीशन भी हो सकता है। और कुछ बिजनेसेस में आपको, बिजनेस कंसर्न में आपको, अगर बिजनेस एंटिटी है तो कुछ में आपको इसमें फिक्स्ड सैलरी प्लस शेयर इन प्रॉफिट भी देखने को मिल जाएगा। आ रही है बात समझ में? शेयर इन प्रॉफिट भी आपको देखने को। सर ये तो बात आ गई रेम्यूनरेशन की। अब आप हमें बता दो परक्विजिट्स का मतलब क्या होता है। रेंट फ्री एकोमोडेशन, अलाउंसेस, HRA, इस टाइप के क्या क्या आपको अलाउंसेस। इसी के साथ ना मैं एक पॉइंट यहीं साथ साथ जोड़ दूं, शायद यहीं पे ही है, हाँ ICSI ने भी यहीं पे ही दिया है। 4th पॉइंट बना लेते हैं, लीव एंड द टर्म्स ऑन विच इट विल बी। समझ में आ रहा है? क्या मैं इसको बोल सकता हूं लीव क्या क्या है, और ग्राउंड्स, कंडीशन, बेसिकली मैं बोल सकता हूं कंडीशन एंड ग्राउंड्स ऑन विच, एंड बेसिकली द पीरियड फॉर विच। फिर क्या क्या लीव मिलेंगी आप लोगों को, कितनी लीव मिलेंगी आप लोगों को, और किन टर्म्स एंड कंडीशंस में, किन ग्राउंड्स पे आपको मिलेगी। तो क्या मैं इसमें 2-3 बार तक बोल दूं, किन कंडीशंस में, कंडीशन एंड ग्राउंड्स ऑन विच, किन कंडीशन पे, किन ग्राउंड्स पे, एंड द पीरियड फॉर विच लीव इज। अरे बात समझ में? देखो लीव इज ग्रांटेड। अच्छा सिर्फ लीव, या क्या अगर आप छुट्टी पे हो तो अलाउंसेस भी आपको उस टाइम पीरियड का कैलकुलेट किया जाएगा, एज वेल एज अलाउंसेस। तो पहले से सर क्लियर कर लो इस चीज को, क्या उस टाइम का अलाउंसेस हमें मिलेगा कि नहीं, नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में? पक्का पक्का आ रही है? चलो
देखो सर ये लीव वगैरह वाले जो भी प्रोविजंस है ना, एक लाइन आईसीएसआई ने और ऐड कर रखी है, इन केस गवर्नमेंट सर्वेंट है तो, इन केस गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में जो भी परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर रूल लगते हैं ना, वही इस पे लग जाएंगे। और अगर वो रूल और उसको रेफर भी करेंगे, कौन से रूल आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी सर्विस एग्रीमेंट के ऊपर रेफर होती है, रेफर दी रूल्स। तो जो भी रूल्स गवर्नमेंट सर्वेंट पर परमानेंट पे लगेंगे उनको रेफर कर दो, अगर वो लंबे हैं तो। बट ध्यान दो एक बार थोड़ा सा, क्या रहा है, बट इन केस वो शॉर्ट है, इन केस ऑफ शॉर्ट रूल्स जो भी गवर्नमेंट परमानेंट एम्प्लॉइज पे लगेंगे शॉर्ट रूल्स, तो वो मेंशन भी कर दो उनको एग्रीमेंट के साथ, शेड्यूल के साथ, ठीक है। ऑल दो गवर्नमेंट सर्वेंट के अलग से रूल्स चलते हैं, जो उनके गवर्नमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज रूल्स होते हैं, तो वो उनके ऊपर लगेंगे। अगर वो लेंदी हैं तो उनको रेफर कर दो, सर वो वाली नोटिफिकेशन वाले रूल्स पढ़ लो आप लोग, वही सारे फॉलो होंगे। इनकेस अगर वो शॉर्ट हैं तो आप एग्रीमेंट का पार्ट बना सकते। समझ में आ रहा है सर? 4 पॉइंट हो गए, 5वें पॉइंट पे आ जाओ, लीव वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अरे वाह, मोड्स एंड, ये वैसे मैं आपको बता चुका हूं, ग्राउंड्स ऑफ डिटर्मिनेशन या टर्मिनेशन, वट एवर द केस में भी, टर्मिनेशन या डिटरमाइनिंग दी एम्प्लॉयमेंट। सर टाइम पीरियड खत्म होने पे तो ऑटोमेटिकली डिटरमाइन हो जाएगी, बट उससे पहले देखो मैंने ना एक शायद एक हो गया आपके लिए, एक एरो खाली छोड़ा होगा शायद, ये ना एरो, ये वाला पॉइंट मैं यहां रेफर करता, वो वाला पॉइंट है जरूर, बट वो 5th पॉइंट आप सब बच्चे कंफ्यूज हो जाओगे, जो पहले लिखता अगर समय लिखता, तो यहां से देख लो। टर्मिनेशन, ये जनरली टर्मिनेशन होगा, तो हम बोल सकते हैं ना बिफोर, या फिर टर्मिनेशन, ये वाला यहां डालना थोड़ा सा गलत होगा, डाल सकते हैं दोनों जगह, थोड़ा सा ना मतलब समझने की कोशिश करना, ये पॉइंट दोनों जगह आ सकता है। हाँ, बिफोर या ड्यूरिंग द टर्म, देखो यहां भी उसकी टर्म ऑल दो फिक्स नहीं कर रखे, तो अभी टर्म चल ही रही है, उससे पहले विदाउट नोटिस थे वैसे। और एक ये भी वे हो सकता है, ये हम ऑटोमेटिकली नहीं बोलेंगे ऑल दो इसको, यहाँ लैप्स भी नहीं हुए हैं, देखो यहां से ये कैटेगरी और मैं बनाना चाहूंगा, अगर ये डेफिनेट टाइम पीरियड है, इस केस में अगर टर्मिनेशन होता है, स्पेशल पॉइंट याद रखना है इस वाले को, टर्मिनेशन होता है, एक तो ऑटोमेटिकली लैप्स हो गया, सेकंड पॉइंट टर्मिनेशन होता है ड्यूरिंग द टर्म, यानी अभी 5 साल का टाइम था, उससे पहले अगर आप करते हो तो वो कब होगा, देखो उससे पहले कब होगा, इस वाले में तो होगा अगर आपने नेग्लिजेंट किया है, अगर आपने कोई भी बेसिकली मिसकंडक्ट किया है, और आप मेडिकली अनफिट हो, तो ऐसे कुछ या जो भी ऐसे पॉइंट होंगे, मतलब जो आप अगर टाइम से पहले अगर आपको टर्मिनेट करना है तो वो अर्लियर मेंशन कर दो सर्विस एग्रीमेंट के अंदर, बाद में लड़ाइयां होंगी, वरना वो आपको क्लियरली मेंशन करने होंगे पहले से ही, ठीक है। यही सेम दोनों तीनों पॉइंट हमारे कहां लग जाएंगे सर, यहां पे, यही सेम पॉइंट यहां लग जाएंगे आपके। देखो यहां आपको नो नीड टू गिव एनी प्रायर नोटिस, आपको कोई प्रायर नोटिस देने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब ये दोनों सेम है, ये बोथ आर सेम पॉइंट, इस वाले में भी कोई जरूरत नहीं है, और ये भी सेम है नेग्लिजेंट वाला,
सर तो क्या इस वाले में नोटिस देने की जरूरत है? नहीं, सेम तो है यार, बार बार तो मैं बोल रहा हूं कि सेम है सेम है, फिर भी पता नहीं आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो। सर हमने तो कुछ बोला ही नहीं। ये लो, लिख देता हूँ यहाँ, नो नीड टू, बट कंडीशन वही होगी, मतलब दोनों सेम है। ये वाला पॉइंट अगर मैं नीचे कॉमन लिखता ना तो दोनों पे अप्लाई हो जाता, तो मान के चलो दोनों पे है, मतलब इस वाले में भी ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा, इस वाले में ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, बस इसमें आफ्टर टर्म होगा, इसमें ड्यूरिंग द टर्म होगा, इसमें आफ्टर लैप्स ऑफ 5 ईयर, इसमें ड्यूरिंग द टर्म होगा, लेकिन ये वाले कुछ कंडीशंस आ जाएं। बट सब्जेक्ट टू ये भी आपको क्लियरली पहले बताने होंगे, अगर ये केस हो गया तो हम इसको मान के चलेंगे ये नेग्लिजेंट है, ये मिसकंडक्ट है, ये है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कोई भी चीज लेफ्ट फॉर प्रिजम्पशन नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ पहले से ही मेंशन कर दो, वरना बाद में लड़ाइयां हो जाएंगी। तो मेरा पूरा पूरा पक्का पक्का 5 पॉइंट सर हमारे कंप्लीट हो गए। सर 6 पॉइंट पे आ जाओ एक बार। एक बात ध्यान रखना, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो उस केस में ना ऐसे आप किसी को भी नहीं निकाल सकते हो। उस केस में ना बोला गया है, मतलब ठीक है आप लोगों की बुक के अंदर है तो ध्यान से देख लो, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो उस केस में फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस का प्रोविजन होगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होंगे, पूरी की पूरी कमेटीज बैठेंगी, एंड देन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी का चांस दिया जाएगा, उसी के बाद आपको निकाला जाएगा। इनकेस आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो ना करके, विदाउट फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर, रॉन्ग डूइंग करके आपको निकाला गया है, तो उस केस में आपको उसके डैमेजेस भी दिए जाएंगे इस एम्प्लॉयर द्वारा, और आपको रिटेन भी करना होगा दोबारा से जॉब पे। ये सारा कुछ इसके अंदर पॉइंट्स आप डाल सकते हो। और पॉइंट हमारा रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट वाला पॉइंट हमारा हो चुका है ऑलरेडी। क्या आपको करना है, आपको ये चीजें नहीं देनी है, आपको डाइवल्ज नहीं करने हैं, या आपको ये काम एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट या आफ्टर एम्प्लॉयमेंट नहीं करना है, आपको सेम बिजनेस प्रोफेशन में अगले 5 साल तक नहीं जाना है, और ये ड्राफ्ट करते टाइम पे ध्यान रखो कोई भी इलीगल ना हो जाए। 6 पॉइंट। 7वां पॉइंट, ये वाला पॉइंट लास्ट पॉइंट, लास्ट सेकंड पॉइंट, चलो मैं बोल देता हूं इसको। इधर देखो, अच्छा पॉइंट है, कुछ बच्चों की बुक में नहीं मिस्टेक हो सकती है, आईसीएसआई ने अपनी बुक में मिस्टेक कर रखी है। लीगली बाइंडिंग, एक सर्विस एग्रीमेंट कब लीगली बाइंडिंग माना जाएगा, 3 चीजों का ध्यान रखना। पहली बात तो ये राइटिंग में हो, किस पे लिखा हो, ऑन नॉन, कुछ बच्चों की बुक में ना जुडिशियल लिखा होगा तो यहां लिख लो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, और ई स्टैम्प पेपर। फिर यहां एक वर्ड क्लियर कर लो, ऑफ एप्रोप्रिएट वैल्यू, और ये हर बच्चे को पता होगा, प्लीज पूछना मत सर एप्रोप्रिएट वैल्यू क्या है। स्टैंप इज अ स्टेट मैटर, और स्टेट टू स्टेट वेरी करती है इसकी ड्यूटी, तो जो उस रेलेवेंट स्टेट के अंदर, सॉरी, जो उस रेलेवेंट स्टेट के अंदर जो भी इसकी स्टैंप ड्यूटी दी गई है वो सारी हमने अगर पे कर दी, मतलब उतने रुपए के स्टैंप पेपर पे बनाया, तो दैट मींस क्लियर है। जनरली 100 रुपए के स्टैंप पेपर पे हम बनाते हैं, राइटिंग में होगा, स्टैंप पेपर पे होगा, साइन बाय बोथ द एम्प्लॉयर एंड सर्वेंट, सर्वेंट मत लिखो, एम्प्लॉय वर्ड यूज करो, मतलब दोनों यानी क्लाइंट या किसी को, एंड पुट डेट, कहां वो किया है क्या है, क्लियर ना, पक्का पक्का। लास्ट 8th पॉइंट इसका हम बोल रहे हैं सर इफेक्ट ऑफ लेबर लॉज, ऑल्दो पहले मैं आपको बता चुका हूं ये सारा, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। इफेक्ट ऑफ, उम्मीद है सबको पूरा का पूरा हमारा सर्विस एग्रीमेंट वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा, पक्का पक्का क्लियर हुआ है। डन, लॉक कर दें। एक बार इसकी छोटी सी ना ड्राफ्टिंग की तरफ एक बार नजर मार लेते हैं। ये सारा सारा एक बार आप रीड करोगे ना, सारा का सारा मैंने अपनी बुक के अंदर मेंशन किया और अपनी ही लेमन लैंग्वेज में किया है सारा। देखो, टाइम और पीरियड, 6 महीने का, 15 दिन से, परक्विजिट्स, मंथली सैलरी, फीस, कंसेशन, कंडीशंस और ग्राउंड्स ऑफ लीव। ये मैंने अलग से पॉइंट ही चेंज कर दिया, इसकी हेडिंग ही चेंज कर दी थी, कंडीशन एंड ग्राउंड्स ऑफ लीव उठा के डाल दिया, लीव एंड द टाइम पीरियड ऑफ लीव। वो इजी और लेमन तरीके से करने के मैंने ना इसमें पूरी इसकी लैंग्वेज ये डाल दी,
मतलब और तरीके से बच्चों को लीनियंट वे में दिया जाए, आईसीएसई की मॉड्यूल की लैंग्वेज को चेंज करके मोड्स ग्राउंड डिटरमाइन करने के मैंने सारा कुछ डाल दिया कि इनकेस अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस का प्रोविजन हो जाएगा। देखो ये ना, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस टेकिंग डिफेंस इन केस, उसको डिफेंस रीजनेबल डिफेंस भी मिलेगा। और अगर एम्प्लॉय को डैमेजेस भी ग्रांट किया जाएगा अगर रोंगफुल डिसमिशल किया गया है उसकी जॉब से, ठीक है ना। तो केयरफुली वर्डेड करो उन सारी बातों को। रेस्ट्रिक्टिव कोविनेंट भी सोच समझ के सेक्शन 27 वाला भी रेफरेंस दे दी, ये कोई इलीगल ना हो जाए कोई पॉइंट। क्या क्या आपको फैलाना नहीं है, नॉट टू डाइवल्ज एम्प्लॉयड सीक्रेट्स, इम्प्रॉपर यूज ऑफ स्टेट सीक्रेट्स इंफॉर्मेशंस का एम्प्लॉय, बस यहाँ वर्ड कर लो एम्प्लॉय, ये कुछ गलती देखो मैं आपको ना एम्प्लॉय के बीच में खुद आईसीएसई ने गलती कर दी है, एम्प्लॉयर वर्ड नहीं आएगा एम्प्लॉय वर्ड आएगा। लीगली बाइंडिंग, देखो मैंने इंटेंशनली इसको करेक्ट नहीं किया अपनी इस वीडियो में कि कुछ बच्चों की बुक में ना नॉन जुडिशियल जुडिशियल लिखा होगा, इसको ना नॉन जुडिशियल कर देना। आईसीएसई की भी थोड़ी सी यहाँ ड्राफ्टिंग मिस्टेक है। और इस टाइम पेपर पे साइन करेंगे दोनों पार्टीज और डेटेड करेंगे, क्लाइंट एंड हैज बीन डेटेड एंड प्लेस भी कर लोगे तो कुछ गलती है नहीं। इफेक्ट ऑफ लेबर लॉज मैंने डाल दिया, रेलेवेंट लॉज एक्ट का पूरा पूरा करेंगे। अगर कोई भी स्टेचुटरी लॉज को वॉयलेट करता है तो नल एंड वॉइड हो जाएगा वो प्रोविजन। और ये किसी भी एम्प्लॉय के लिए भी ओपन नहीं किया गया लॉ कि आप लॉ से बाहर जाके कॉन्ट्रैक्ट आउट करोगे कोई भी, और लॉ से लॉ के दायरे से बाहर जाओगे, और जो भी प्रोटेक्शन लॉ ने दी है आप उनको नहीं लोगे, ये कुछ आपके हाथ में नहीं है, एम्प्लॉय के हाथ में नहीं है। लॉ बोलता है वो सारा कुछ नल एंड वॉइड हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट के केस में अलग से कंडीशंस लगेंगे, अपॉइंटमेंट के टाइम पे उनको बता दिया जाएगा कि सर ये आपका लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है, इसके अलावा कोई भी सर्विस एग्रीमेंट नहीं बनेगा, और जो भी रूल्स आपके डिपार्टमेंट पे लगते हैं वो सारे आप पे लगेंगे। या तो रूल्स बता दो या फिर वो रूल्स अगर थोड़े हैं तो वो उसके अपॉइंटमेंट के अंदर डाल दो, ठीक है ना, बिल्कुल पक्का पक्का। सर एक बार ड्राफ्टिंग की तरफ नजर लगा देते हैं इसकी। सर ड्राफ्टिंग तो इसकी बड़ी इजी सी है, कुछ है नहीं इसकी ड्राफ्टिंग के अंदर, वही सबको पता है। सबसे पहले तो बोलेंगे एग्रीमेंट लिखा है, ये एग्रीमेंट एन एग्रीमेंट दिस एग्रीमेंट इज मेड, डेट प्लेस और पार्टीज की डिस्क्रिप्शन देंगे, ठीक है। इज मेड एंड एग्जीक्यूटेड एट प्लेस डाल दो यहाँ, यानी फॉर एग्जांपल दिल्ली में हुआ है ऑन दिस डैश, यानी फर्स्ट मान लो फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2021 between AB अंकुश बंसल एक्सेट्रा हिंड आफ्टर कोड द एम्प्लॉयर ऑफ द वन पार्ट एंड CD कोई भी नाम आप डालना चाहो बिटवीन एक्सेट्रा हिंड आफ्टर कोड द मैनेजर ऑफ द अदर पार्ट। देन उसके बाद आप सब बच्चों को पता होगा सर रिसाइटल स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम स्टार्ट करते हैं वेरेज। एक तो वे रिसाइटल का ये वेरेज करके 1 2 3 पॉइंट मैंने आपको बताया भी था बेसिक क्लास के अंदर, और एक इसका वे है वेरेज उसका पॉइंट, देन सेकंड रिसाइटल एंड वेरेज एंड वेरेज एंड वेरेज, तो ठीक है वट तो वेरेज फर्स्ट पॉइंट। अब इसमें ना जताते हैं कि इंटेंशन क्या है, तो एम्प्लॉयर चाहता है, एम्प्लॉयर वांट्स कि मैं अपॉइंट कर लूं एक सुटेबल पर्सन को जो कि एक एज अ मैनेजर मेरे बिजनेस में आ जाए। अब फिर दूसरे पॉइंट में बोलेंगे मैनेजर एग्री है और अदर पार्ट एग्री टू सर्व एज मैनेजर ऑफ द एम्प्लॉयर ऑफ हिज बिजनेस कंसर्न। तो पहले तो एक की इच्छा जता देते हैं जनरली, दूसरे की इच्छा जता देते हैं उसको एग्री करने की, समझ में आ रही है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एक तरह से आ जाएगा। देन उसके बाद सर हम स्टार्ट करते हैं अपना जो कोवेनेंट्स वाला पोर्शन है, ऑपरेटिव पार्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑपरेटिव पार्ट के अंदर जनरली हम क्या डालते हैं सर, कुछ कोवेनेंट्स, इसको ना मैं मेरा हमेशा से कि वे है वर्ड टू वर्ड क्रैम नहीं होगी हमें ड्राफ्टिंग, कुछ इसके ना पॉइंट्स हर बच्चा ऑल ओवर इंडिया जो भी आज मेरी वीडियो देख रहा है इनको अपने साइड में इन पॉइंट्स को लिख लो। इन साइड में जो भी मैं अपनी बुक में जगह देता हूं, या आप जिसके बच्चे के पास मेरी बुक नहीं है, सारी ड्राफ्टिंग के ना जितने भी 50 60 70 72 जितने भी ड्राफ्ट हमारी बुक के अंदर हैं, वेदर प्लीडिंग्स हैं ड्राफ्टिंग है, उन सबका ना आपको एक पेज पे मतलब ये वर्ड्स में ही आपकी पूरी होनी चाहिए। कोशिश करो एक डबल पिन पेज के ऊपर सारे के सारे ड्राफ्ट ऐसे बीच में लाइनिंग्स लगा के, और एक पेज पे 20 10 10 10 करके कुछ मतलब सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक एक वर्ड में जो आपको पता हो, लाइनिंग्स आप बना लोगे। सीएस फाइनल में हो आपको लाइनिंग बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, बस आपके पास वो कंटेंट होना चाहिए, वो मत भूलना। देखो जैसे कि अगर हम सबसे पहले बात करें, सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर अगर मैं आपको लिखवाऊं तो सर इसके अंदर आप लिख लो, बस लिख लो एक बार, टर्म्स एंड कितना टर्म कितने दिन के लिए, एंड स्टार्टिंग डेट कब से आपने शुरू किया है, एंड प्लेस आपको कहां काम करना है एम्प्लॉयर के लिए, वो सारी चीजें क्लियर कर लो। टर्म्स कितने टर्म के लिए, किस दिन आपने शुरू किया है, कितने दिन के लिए करना है वो भी कर लो, और कहां आपको काम करना है वो भी कर लो। अगला पॉइंट यहां सर मैनेजर की ना कुछ ड्यूटी डाल दो। ड्यूटीज ऑफ मैनेजर किस टाइप की सर ड्यूटी,
वो पूरे डिलीजेंटली काम करेगा, पूरे एंडेवर्स के बेस्ट एफर्ट्स के साथ काम करेगा। तो ड्यूटीज ऑफ मैनेजर में डाल दो, मैनेजर अपना गिव होल टाइम एंड अटेंशन। इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजर टू गिव होल टाइम एंड अटेंशन एंड पुट एंड प्रोवाइड, पुट बोल दिया प्रोवाइड, एंड यूज हिज बेस्ट एफर्ट्स बोल दीजिए एंडेवर। सर अपनी पूरा एफर्ट्स लगाएगा, कैसे लगाएगा, किस चीज में लगाएगा, इंप्रूव करने के लिए बिजनेस को, एक्सपेंड करने के लिए, एंड शेल इन ऑल रिस्पेक्ट डिलीजेंटली काम करेगा और फेथफुली काम करेगा, ओबीडियंटली काम करेगा और सारे लॉज को, सारे ऑर्डर्स को, सारे इंस्ट्रक्शंस को अपने एम्प्लॉयर की मानेगा। समझ मेरी बात। तो ड्यूटीज ऑफ मैनेजर, होल्ड मैनेजर गिव हिज होल टाइम एंड अटेंशन एंड यूज हिज बेस्ट endeavors to improve or expand the business concern, and साथ में in all respect diligently faithfully काम करेगा और obey करेगा, observe करेगा सारे legally orders instructions जो भी एम्प्लॉयर ने दिए हैं, जो लॉ के दायरे में रह के सबको माना जाएगा। पक्का पक्का 2 पॉइंट हुए। पहले वाले की लैंग्वेज देख लो, द मैनेजर शैल वर्क एज सच का मतलब एज मैनेजर फॉर ए टर्म ऑफ डैश, मान लो 10 years फ्रॉम द डे ऑफ डैश एट डैश, फ्रॉम द, इसको कर लो, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ, क्या कर लेना, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ Jan 2021 एट, कहां करेगा सर, मान लो दिल्ली और कोई और जगह, दिल्ली जहां उसका ऑफिस है और एनी अदर प्लेस जहां भी एम्प्लॉयर चाहेगा। पक्का पक्का क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ो सर। और क्या बोल सकते हैं, मैनेजर की सैलरी प्लस मैनेजरियल रेम्युनरेशन, सैलरी प्लस, मैंने बताया था ना आपको शेयर इन प्रॉफिट, मैनेजरियल, सबने पढ़ा होगा अकाउंट्स में, मैनेजर कमीशन। सर मैनेजर्स का प्लस सैलरी प्लस एडिशन में जो भी ग्रोस प्रॉफिट होगा, जो भी उसके ऊपर 5% सेल का, 10% जो भी, देखो पढ़ के लैंग्वेज, द एम्प्लॉयर शैल पे, देगा, एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनते देना टू द मैनेजर ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ दिस एंगेजमेंट। ये वाली बात ध्यान रखना, जब तक आपकी लीगली तौर पे मेरे यहां एंगेजमेंट रहेगी एज अ एम्प्लॉय, एंड प्रोवाइडेड, मतलब प्रोवाइडेड ही शैल ड्यूली ऑब्जर्व एंड परफॉर्म द एग्रीमेंट, मतलब प्रोवाइडेड वो उस एग्रीमेंट के दायरे में रहे और सारी चीजें वो चलती रहे। हेयरइन ऑन हिज पार्ट कंटेन द सैलरी ऑफ रुपीज, अगर वो सही तरीके से करते हैं तो इतने रुपया पर मेंजम्बल, हर साल हर महीने आप लोगे। और कब लोगे, फर्स्ट डे ऑफ एवरी कैलेंडर मंथ, हर कैलेंडर मंथ के पहले दिन। और कब से शुरू होगा, मान लो इस आज आपकी अपॉइंटमेंट हुई थी 1 जनवरी को, और फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ फैब, मान लो अगले महीने की पहली तारीख से, फर्स्ट डे ऑफ फैब 2020, यानी अपॉइंटमेंट जब हुई उससे 30 दिन के बाद पहली आपकी सैलरी मिल जाएगी विदाउट एनी डिडक्शन। सर कोई भी चीज आपकी बेफालतू में डिडक्ट नहीं करेंगे। हाँ, जो एज पर इनकम टैक्स एक्ट है ना, मैनेजर को जो देनी है एज पर इनकम टैक्स एक्ट वो कर लो, ऑल्दो मैंने ना यहां बुक से डिडक्ट कर दी वो लाइन, बट एज अगर आपको इसमें ऐड करनी है तो आप कर सकते हो, एक्सेप्ट एज अलाउड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो जो वहां अलाउड की गई है वो तो करनी पड़ेगी। एंड सैलरी तो दो आप, और कब देनी है, हर महीने, हर कैलेंडर मंथ की पहली तारीख। और कब से शुरू हो जाएगी, नेक्स्ट मंथ की, जो भी हम आपके अपॉइंटमेंट है उसके नेक्स्ट मंथ की पहले कैलेंडर डे से। प्लस में मैनेजर एट एंड ऑफ ईच ईयर, ये साल का देंगे, ड्यूरिंग द फोरसेड पीरियड, जब तक आप कंटिन्यूअस ऑफ सर्विस में रहोगे, फर्दर सम, मतलब उसके साथ साथ, इन एडिशन ऊपर वाले अमाउंट के साथ साथ आपको क्या देना पड़ेगा, इक्वल टू 5% ऑन द ग्रोस सेल रिटर्न फॉर द सैड ईयर। तो ग्रोस सेल्स का जो भी आपके आई है उसका 5% और आप सैलरी प्लस मैनेजरियल कमीशन दोगे। पक्का पक्का तीनों पॉइंट हुए। सर और पॉइंट क्या हो सकते हैं, और पॉइंट परक्विजिट्स, अलाउंसेस, उसके बारे में बोलेंगे आपको, देख लो, आपको लिखना है तो लिख लो, अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स। अभी तो ऊपर पढ़े थे हमने सारे पॉइंट्स, अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स, तो रेम्युनरेशन एंड अलाउंसेस। एम्प्लॉयर शैल ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस, वही वाली बात आ रही है, जब तक आप काम करोगे एज अ मैनेजर्स एंगेज्ड, प्रोवाइडेड हिम विद अ सुटेबल फर्निश्ड हाउस। सर ये आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर रेजिडेंस, फ्री ऑफ रेंट, रेट्स, टैक्सेस, बट सर जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और जो भी वाटर सप्लाई चार्जेस आप कंज्यूम करोगे वो तो आपको पे करना पड़ेगा। मैनेजर शैल रिसाइड इन द सैड हाउस, आपको रहना पड़ेगा उसमें, है ना। परक्विजिट्स की बात कर रहे हैं। लीव विद वेजेस,
यानी एक बात बोल लूं, ओनली सर आपको साल में कितनी छुट्टियां अलाउड होंगी? हर 11 दिन पे एक छुट्टी अलाउड होगी। जैसे कि लैंग्वेज है 1/11 ऑफ द पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड, जितनी भी आपने सर्विस रेंडर की है पूरे साल में, हर 11 दिन अगर आपने सर्विस दी उस पर एक छुट्टी अलाउड होगी। तो मान लो अगर आपने साल में 100 दिन 111 दिन आपने दिया तो आपको 11 छुट्टियां अलाउड हो जाएंगी। इस टाइप से कुछ रेशो जितनी भी आप दोगे उतनी छुट्टियां आपको अलाउड होंगी विद वेजेस विद पे अलाउंसेस। प्लस इसके साथ साथ इन केस आपने इंटेंशनली छुट्टी नहीं की है, आप इलनेस, आप बीमार हो, आप कोई भी इनकैपेसिटेट हो आने के लिए जॉब पे, लाइक कोरोना हो गया, भाई आपकी मजबूरी है, उस केस में आपको हाफ सैलरी के बेसिस पे, आपको हाफ अलाउंसेस के बेसिस पे आपको रखा जाएगा। देखो द मैनेजर शैल बी एंटाइटल्ड ड्यूरिंग हिज एंगेजमेंट, भाई जब तक आप एंटाइटल्ड हो एज ड्यूरिंग मैनेजर हो जब तक मिलेगा, टू लीव ऑन फुल पे for a period equal to 1/11 of the period of service rendered and to a further leave है वो तो मिलेगी मिलेगी उसके साथ साथ on half pay, ध्यान से, in case of illness or incapacity to be proved to the satisfaction of the employer for a period of 15 days in 1 year। तो वो मैक्सिमम बस 15 दिन के लिए आपको अलाउड की जाएगी हाफ वेजेस पे, अदर, और वो हर 11 दिन पे एक होगी। तो कुछ आप अलग भी बना सकते हो, जो भी आपको सही लगता है आप कर सकते हो। बिल्कुल ईजी सा है, लड्डू सा है, कुछ है नहीं इसके अंदर। लास्ट पॉइंट जो मैं आपको पहले से भी बता चुका हूं, इसमें आप लिख लो, टर्मिनेशन वाला पॉइंट है। टर्मिनेशन बाय नोटिस प्लस कैसे भेजना है, रजिस्टर्ड पोस्ट यानी मोड। मैं आपको वहां मैंने ऐड करता करता मेरे को माइंड में मोड भी यहां डाल लो। किस मोड में देना, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट डाल लो। रजिस्टर्ड पोस्ट प्लस प्लेस वेयर, ठीक है ना। इधर पार्टी हेयर टू मे टर्मिनेट, कोई भी पार्टी चाहे तो, द एंगेजमेंट ऑफ द मैनेजर एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द सैड पीरियड ऑफ 10 ईयर, जो ऊपर हमने लिखा था, ऑन गिविंग और सेंडिंग बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। आ गया ना मोड, किस तरीके से, टू द अदर पार्टी टर्मिनेशन 3 कैलेंडर मंथ्स नोटिस इन राइटिंग। आ गया ना राइटिंग में जो मैंने बताया था, सच नोटिस टू बी गिवन और सेंट इन द केस ऑफ एम्प्लॉयर टू हिज हाउस। अगर एम्प्लॉयर है तो कहां जाएगा, एम्प्लॉय के हाउस पे, एट जहां वो रहता है, दिल्ली। एंड इन केस ऑफ मैनेजर, अगर मैनेजर को देना है, टू हिज प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस प्रोवाइडेड बाय, जो भी उसने बता रखा है। समझ में आ रहा है। लास्ट में वो सबको पता है सर, बिल्कुल हम लास्ट में डालते हैं विटनेस क्लोज, इन विटनेस वेयर ऑफ द अबव नेम्ड पार्टी हैव पुट देयर सिग्नेचर और पुट देयर हैंड एट द अबव मेंशन डे डेट प्लेस, और ये एंड देन लास्ट में जाके विटनेस है। समझ में आ रहा है, इन विटनेस। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा पूरा पूरा मेरा मैनेजर। और ये तो कुछ नहीं है, रिन्यूअल है, इसके अंदर हम जनरली क्या करते हैं रिन्यूअल के अंदर, या तो हम नई टर्म्स डाल देते हैं या फिर हम ओल्ड टर्म्स को ही, पुराने वाले जो हमारा ओरिजिनल एग्रीमेंट था मान लो ऊपर वाला, उसी को रेफर करके और एक्सटेंड कर देते हैं आगे सर 10 साल से और आगे 5 साल के लिए। तो पढ़ते रहना, इसकी लैंग्वेज कुछ ऐसी है नहीं। देखो लैंग्वेज सेम है, वही चीज कि जो ऊपर या तो उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस को रेफर कर दो जो पुराने वाले हैं, फिर नई टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दो, जो भी आपकी मतलब मर्जी है उसके अंदर आप कर सकते हो। तो जो भी ऊपर दिए गए एग्रीमेंट की पहले तो रेफरेंस दे दो, ओल्ड एग्रीमेंट की रेफरेंस दे दो, एंड देन उसके बाद रेफरेंस देने के बाद बोल दो कि सर वही पार्टीज हैं, वही सारी चीजें हैं। अब वो हम इसको फर्दर इतना एक्सटेंड कर रहे हैं और उन्हीं सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे या न्यू पे कर रहे हैं, और अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस कंटेन इन द सैड एग्रीमेंट, या तो उस पे कर रहे हैं या फिर नई टर्म्स एंड कंडीशंस कर दो, री एंगेज हो रहे हैं दोनों के दोनों, ठीक है। बट और जो भी है बिल्कुल इजी सा है लैंग्वेज का। चलो आज मैं बोल सकता हूं कि एक टॉपिक हमारा सर्विस एग्रीमेंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में इसकी मतलब ई कॉन्टैक्ट की लूंगा और वो भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। मतलब अगर मैं देखता हूं कि वाली क्लास के अंदर कितना मतलब क्या आउटपुट निकल के आता है, उस हिसाब से मैं उसको देखता हूं, मतलब कितने देर में, अगर वो छोटी टाइम पीरियड में रिकॉर्ड हुई तो मैं उसको डेफिनेटली करूंगा, अदरवाइज मैं उसको सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो जी मिलते हैं बाद में, बाय बाय, टेक केयर। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, पढ़ के बैठना, क्या पता एग्जाम में 5 मार्क्स का आपको स्ट्राइक कर जाए और आज की आपकी मेहनत 50 मिनट की आपकी काम आ जाए। चलो बाय बाय।